चीज पे। कंटीजेंट का मतलब ही होता है इफ इट इज समथिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग। सो बेसिकली अगर कभी ऑब्लिगेशन आए, जब कभी कुछ हो, तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सच यहाँ पर जैसे थर्ड लाइन देखिए, यहाँ पर सच ऑब्लिगेशंस अराइज आउट ऑफ सर्टन रिलेशंस विच कैन नॉट बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट्स इन द स्ट्रिक्ट सेंस। तो कोई ऑब्लिगेशन अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट से आ रही है, जो कि वैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, पर क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब वो एनफोर्सेबल हो गया, तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, पहले यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि उसके पहले इन्होंने क्वाजी को बोल रखा है, उसको भी हम छोड़ देते हैं। देखिए डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलिटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। दैट मीन्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, अगर कोई इवेंट जो कि कोलिटरल टू दैट कॉन्ट्रैक्ट है होता है या नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा है बी को 10 लाख रुपीस, अगर उसका घर जल जाता है, तो भाई अगर घर जल जाएगा तो मैं 10 लाख रुपए दूंगा। ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज डिपेंडिंग अपॉन सम कंटिंजेंसी, और दिस इज डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन। तो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने यहाँ पर लिया है, एक तरह से अगर ये ए जो है इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इस कैटेगरी में आता है। सेम वे, ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी के साथ कि वो उसका घर खरीदेगा 50 लाख में, इफ ही इज एबल टू सिक्योर द बैंक लोन फॉर दैट अमाउंट। यानी मैं आपका घर खरीदूंगी 50 लाख में, अगर मुझे उतने का लोन मिल गया तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। लोन मिल जाता है तो मुझे घर खरीदना होगा, नहीं मिलता है तो कोई जरूरी नहीं कि मैं ये घर खरीदूं। कोलेटरल का मतलब क्या होता है, कोलेटरल इवेंट का मतलब क्या होता है। कोई भी ऐसा इवेंट विच इज नीदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली promised as part of the contract nor the whole of the consideration for a promise। यानी कोलेटरल को अगर हम नॉर्मल इंग्लिश में समझे तो सब्सिडरी है। मतलब एक परफॉर्मेंस जो कि ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिखी है और हमें उसी उसमें ही हम फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 को देख लेते हैं पहले। एक बार इसकी फास्ट रीडिंग दे लो आप, फिर मैं समझा देती हूँ एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में जैसे हम देखते हैं कि ए जो है वो एग्री कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बी को, अगर उसकी वाइफ सी डेथ हो जाती है। तो ए जो है वो ये कहते हैं कि भाई अगर मेरी वाइफ सी की डेथ हो जाती है तो मैं सारी प्रॉपर्टी जो है बी के नाम कर दूंगा। तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज अभी प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होगी जब ए की वाइफ की डेथ होगी। यहाँ पर इसको देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे 10 लाख इफ बीज हाउस इज बर्न्ड। ए जो है वो बी को 10 लाख देगा अगर बी का घर जल जाता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। तो ये भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिए कि जो बर्निंग ऑफ बीज हाउस है वो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कि ये नहीं कि कुछ मुझे जलाना है किसी का घर, ये परफॉर्मेंस नहीं है। किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई प्रॉमिस नहीं है, ना ही किसी चीज का कंसिडरेशन है। लाइबिलिटी सिर्फ तब अराइज हो रही है जब ये कोलेटरल इवेंट हैपन हो रहा है। यानी मैंने आपको पैसे देने हैं अगर ये घर जल जाता है, लेकिन घर का जलना कोई कंसिडरेशन नहीं है। इट इज जस्ट कोलेटरल इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ विच आई हैव प्रॉमिस समथिंग दैट आई विल डू। सो दैट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज वाले प्रीमियम चार्ज करते हैं कि भाई आप प्रीमियम दे रहे हो, उसके बदले में मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, और ये कोलेटरल इवेंट हो जाता है। तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन और आपका सब कुछ इसमें क्लियर हो जाता है। एसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कि जब हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली कंटिंजेंट का जो सवाल आता है कि क्या ये वैलिड है या नहीं, तो आंसर इज यस। एंड इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वेजर, बिकॉज वेजर में हम देखते हैं कि वो भी किसी कंटिंजेंसी पे डिपेंडेंट होता है, पर उसमें क्या होता है कि कंटिंजेंसी इस तरह की नहीं होती कि वो हमारे कंट्रोल में हो। ठीक है। तो काफी फीचर्स आपको सिमिलर लगेंगे, बट यहाँ पर एक कोलेटरल इवेंट दिखेगा। और वेजर में क्या होता है कि दोनों के हाथ में सिचुएशन नहीं होती है, दोनों बोथ पार्टी स्टैंड
on an equal footing to win or lose also. Now let us come back to the essentials of contingent contract. Contingent contract, मैम, हाँ जी, सॉरी, जो एग्जाम्पल नंबर 3 में बर्निंग ऑफ हाउस है, वो भी तो किसी के हाथ में नहीं है ना। राइट, बट ये कोलेटरल इवेंट है, ये कोलेटरल इवेंट है एक्चुअली। हम इस पे इंटरेस्टेड भी नहीं है ना, उसमें ये भी आपको याद होगा कि वेजरिंग, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं घर को बचाने में। और वेजरिंग में क्या होता है कि हम उसमें इवेंट में इंटरेस्टेड नहीं होते, हम सिर्फ कॉम्पनसेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ तो हम चाहेंगे, इवन इंश्योरेंस कंपनी ये चाहेगी कि आप प्रीमियम दो लेकिन एक्सीडेंट ना हो। और हम भी यही चाहेंगे कि हम हालांकि प्रीमियम दे रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट ना हो, लेकिन अगर हो जाता है तो हमें पैसे मिलेंगे, वो एक कंटेंजेंट। ठीक है। यस मैम। एसेंशियल्स ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पहला यही है, परफॉर्मेंस वुड डिपेंड ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन। यानी कि जब हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो किसी कंडीशन के होने या ना होने पे, या किसी इवेंट के आकर होने या ना होने पे डिपेंडेंट होगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कंडीशन जो है वो प्रिसीडेंट भी हो सकती है, यानी पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने प्रॉमिस करा है 50,000 वो देगा बी को इफ इट रेन्स ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो अगर फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ को बारिश होगी तो मैं 50,000 दूंगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे है, बट ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज सच नहीं है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने इसका इस पॉइंट का दिया है, बट क्या ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज नो। अभी हम इसको नहीं कह सकते, इनकम्प्लीट है ये। देन इवेंट रेफर टू एज कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कि जिस इवेंट के ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है वो कोलेटरल होना चाहिए, वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वेयर ए एग्रीज टू डिलीवर 100 bags of wheat एंड बी एग्रीज टू पे द प्राइस ओनली आफ्टरवर्ड्स, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, नॉट कंटिंजेंट। मैं आपको 100 bags of wheat दे रही हूँ, आप उसके पैसे मुझे दे रहे हो बाद में। तो यहां पर बस ये कंडीशन है कि पहले वीट जाएगा फिर पैसे जाएंगे। इसमें कंटिंजेंट नहीं है कि वीट आने के ऊपर पैसा कंटिंजेंट है, नहीं। वो सिर्फ इवेंट की सीक्वेंस है। बिकॉज द इवेंट ऑन विच बीज ऑब्लिगेशन इज मेड टू डिपेंड इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉमिस इटसेल्फ, इट इज नॉट अ कोलेटरल इवेंट। सिमिलरली, वेयर ए प्रोमिस टू पे बी 1 लाख रुपीज इफ ही मैरीज सी, अगर मैं बोलूं बी को कि तुम अगर सी से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी, तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये मेन कॉन्ट्रैक्ट ये है कि तुम्हें शादी करनी है और पैसे लेने हैं। इसके बाद वाले जरा थर्ड, और ये वाला थर्ड वाला एक बार आप देखिए क्या कहता है, मुझे बताने की कोशिश कीजिए। मैम, बेसिकली ए ने एग्री किया कि ही विल कंस्ट्रक्ट अ स्विमिंग पूल फॉर बी फॉर 20 लाख रुपीज, एंड बी ने एग्री किया कि वो पेमेंट करेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्विमिंग पूल। हम्म, तो दिस इज नॉट अ कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। राइट, इसमें भी वही सेम चीज सीक्वेंस गिवन है। सो हमारा जो ये पॉइंट था कि जो इवेंट है वो कोलेटरल होना चाहिए, नॉट अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। अगर वो पार्ट ऑफ द प्रॉमिस है तो फिर तो वही एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कंटिंजेंट के एग्जांपल्स आगे बहुत सारे हैं, देखिए जैसे इसमें ये देखिए यहाँ पर, ए प्रोमिस टू पे 1 लाख इफ इट रेन्स ऑन 1st April एंड ए लीव्स दिल्ली फॉर मुंबई ऑन अ पर्टिकुलर डे, इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज गोइंग टू मुंबई इज एन इवेंट नो डाउट विद इन एज विल बट रेनिंग इज नॉट मियरली हिज विल। तो यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहा है, कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी द मियर विल ऑफ द प्रोमिसर, यानी जिसके ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल पहले मैं लेती हूँ अपना, कि लेटर से सिंगापुर से कोई शिप आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने, और उसका जो सामान है वो मैंने आपको सेल करना है। तो अगर ये शिप 10 दिन में आ जाती है तो मैं उस पे रखा हुआ 100 bales ऑफ कॉटन आपको सेल करूंगी, तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। शिप का आना कोलेटरल है, मैंने आपको वो बेचने हैं और उसके बदले में आपसे पैसा लेना है, तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर है, ठीक है। तो जो कंटिंजेंट इवेंट है, यानी जैसे अगर हम शिप की बात कर रहे हैं, तो ये खाली विल नहीं है प्रोमिसर की, ये मेरी विल नहीं है, ठीक है। और इवेंट जो है कंटिंजेंट होना चाहिए, मतलब कि हो भी सकता है कि वो शिप आए, हो सकता है वो डूब जाए, तो कंटिंजेंट भी होना चाहिए और मेरी इच्छा तो होनी चाहिए कि वो आई जाए, ठीक है। इन्होंने भी यही लिखा है आगे, जैसे कि ए प्रोमिस टू पे 1 लाख रुपीज इफ ही सो चूजेस, मतलब जहां पर मेरी इच्छा है कि मैं आपको वो 1 लाख दूं या ना दूं, तो ये कोई कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इनफैक्ट ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर अभी अनसर्टेनिटी है। हाउएवर कोई ऐसा इवेंट जो कि विद इन द प्रोमिसर्स विल है,
बट नॉट मियरली हिज विल, इट मे बी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यानी जैसे मैंने बोला कि शिप आएगी, तो ये खाली मेरी इच्छा नहीं है कि शिप आ जाए 10 दिन में, बल्कि एक्चुअली उसका आना भी है, और उसको जो है, और उसका आना ना आना मुझे नहीं पता आएगा या नहीं आएगा, बट अगर आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका आना एक कोलेटरल इवेंट है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉमिस, क्योंकि प्रॉमिस क्या है? कॉटन सेल करना और उसके बदले में पैसे लेना। जो इवेंट है, जो हमारा कोलेटरल इवेंट होता है बेसिकली, उसका होना ना होना अनसर्टन होना चाहिए। अगर पक्का ही है होना है तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वो तो कंप्लीट की शिप आएगी, पक्का ही है कि वो आई गई है, जैसे शिप आ गई है, उसके बाद जो मुझे करना है वो तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट है। A agreed to sell his agricultural land to B after obtaining the necessary permission from the collector। तो मैंने आपको अपनी जमीन बेचनी है, परमिशन लेनी है कलेक्टर से। परमिशन वॉज जनरली ग्रांटेड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन फॉर्मेलिटीज, तो यूजुअली कोई भी फॉर्मेलिटी थोड़ी सी करके मिल जाता था पोजेशन, ये जो परमिशन है। इट वॉज हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक सर्टनिटी थी, मतलब जिस पीरियड में ये हुआ है ट्रांजैक्शन, उस पीरियड में ऐसा कोई स्कोप नहीं था कि मैं बोलूँ कि मुझे परमिशन मिलनी है अभी, और उसको मैं कंटिंजेंसी ट्रीट करूं। ऑलमोस्ट एक श्योरिटी थी कि हाँ मिल ही जाएगा, इसलिए ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। ये लास्ट वाला एक बार देख लीजिए, एग्जाम्पल 8, इज इट क्लियर और डू आई नीड टू टेक इट फर्दर? मैम इट्स क्लियर। ठीक है जी, अब रूल्स रिलेटेड टू एनफोर्समेंट भी देख लेते हैं, काफी इजी है, बट इसके सेक्शन हो सके तो याद कर लीजिएगा। सेक्शन 32 क्या कहता है कि अगर कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है, कि अगर हमने उस चीज के होने पे डिपेंडेंट रखा है, तो वो तब तक एनफोर्स नहीं हो सकता जब तक कि वो इवेंट हो जाए। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अगर शिप कल तक आ गई, तो मैं उसमें से 100 बेल्स ऑफ कॉटन आपको 1 लाख रुपीज में सेल करूंगी। तो आप कब उसको एनफोर्स करा सकते हो? जब ये कंफर्म हो जाए कि शिप आ गई है, या फिर जब सच में शिप आ जाए, उससे पहले नहीं। सो इट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड। अगर उस शिप का आना इम्पॉसिबल हो जाए, जल जाए रास्ते में, फट जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज सी। तो मैंने बी को बोला कि जब तुम सी से शादी करोगे मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी, जबकि सी जो है जिसके साथ शादी होनी थी उसकी डेथ हो जाती है विदाउट बीइंग मैरिड, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void। ठीक है, यहां पर क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी आ गई है, अब वो इवेंट हो ही नहीं सकता, सो इट इट बिकम्स इम्पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void। सेकेंड इज कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, कि अगर जैसे शिप नहीं आई तो मैं अपने गोडाउन से आपको 100 बेल्स ऑफ कॉटन 1 लाख में दूंगी। तो यहां पर अगर वो कुछ किसी के ना होने पे, कोई इवेंट के ना होने पे डिपेंडेंट था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स हो सकता है? जब उस चीज का होना इम्पॉसिबल हो जाए। यानी जैसे अगर मैंने बोला कि कल तक अगर शिप नहीं आई, तो मैं अपने गोडाउन से 100 बेल्स ऑफ कॉटन आपको 1 लाख रुपीज में सेल करूंगी, और कल सुबह ही न्यूज आ गई कि शिप जो है रास्ते में जल गई है, या कास्ट अवे हो गई है, डूब गई है, तो ये श्योर है कि वो नहीं होगा। अब आप पैसे लेकर मुझे कह सकते हो भाई लाओ अपने गोडाउन से कॉटन मुझे दो, उससे पहले नहीं। यानी अगर अभी भी स्कोप है कि शिप आ सकती है, तो उससे पहले आप मेरे गोडाउन से वो कॉटन नहीं ले सकते। वेयर पी पे agrees to pay Q a sum of money if a particular ship does not return, the contract becomes enforceable only if the ship sinks so that it cannot return। Is this example clear? Read it once again if it is not clear। मैम इट इज क्लियर। राइट, और यहां पर यह कि अगर सर्टनशिप नहीं आता है लेकिन वो आ जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void, क्योंकि किसी चीज के ना होने पे डिपेंडेंट था और वो चीज हो गई, तो बिल्कुल ऊपर वाले का रिवर्स हो गया। Now, contract would cease to be enforceable if it is contingent upon the conduct of a living person when that living person does something to make the event or conduct as impossible of happening। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, पहले यहां से पढ़ते हैं, देखो सेक्शन एग्जैक्टली क्या बोलता है, थोड़ा सीधा बोलता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन किसी ऐसी चीज पे है कि दूसरा पर्सन कैसे बिहेव करेगा एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, कैसे वो एक्ट करेगा, उसके ऊपर मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है, तो ये जो इवेंट है इट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव बिकम इम्पॉसिबल when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time
और अदरवाइज देन अंडर फर्दर कंटिजेंसीज। बहुत कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज उन्होंने कर दी है, उसको सीधा सीधा समझते हैं। पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगी। ए कहता है कि वो बी को कुछ पैसे देगा अगर बी सी से शादी करेगा। मान लीजिए मैं हूं, तो मैंने बी को बोला कि अगर तुम सी से शादी कर लोगे तो तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। इंस्टेड क्या हुआ, सी ने डी से शादी कर ली। तो अब सी के डी से शादी हो गई तो बी से तो हो नहीं सकती। तो सी के डी से शादी कर लेने से वो जो इवेंट था वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। ठीक है। हो सकता है बाद में उनका डाइवोर्स हो जाए और वो शादी कर लें, हम उसकी बात नहीं करें, लेकिन एज ऑफ नाउ वो इम्पॉसिबल हो गया है। तो अब देखिए, ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था ये कंटिंजेंट था कि सामने वाला कैसे बिहेव करेगा एट अन अनस्पेसिफाइड टाइम। लेकिन अब वो क्या हो गया है, ये इम्पॉसिबल हो गया है, बिकॉज उस पर्सन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि वो चीज अब होनी इम्पॉसिबल हो गई है, जो कि एक्चुअली मेरा कोलेटरल इवेंट था। तो इन दैट केस आई कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स जब ए ने बी को बोला कि तुम सी से शादी करोगे तो मैं पैसे दूंगी, सी ने किसी और से शादी कर ली, तो बी ये नहीं कह सकता भाई मेरी क्या गलती, या जब वो डाइवोर्स करेगा तब कर लेंगे, लेकिन अभी तो पैसे दे दो। पैसे इस केस में नहीं मिलेंगे। हेडिंग भी देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट वुड cease टू बी enforceable if it is contingent upon the conduct of a living person when that living person does something to make the event or conduct as impossible of happening। तो कॉन्ट्रैक्ट सीज हो जाएगा इन्फोर्सेबल होने से अगर वो किसी ऐसी चीज पे कंटेंजेंट था जो कि अब होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस पर्सन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम। जस्ट रीड दिस फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट एंड टेल मी व्हाट इज इट सेइंग। मैम बेसिकली जो एक लड़का और लड़की के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि लड़के ने प्रॉमिस किया लड़की को कि ही विल मैरी हर ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। एंड जब तक बट उसके पापा लाइव थे और उसने किसी और वुमेन से शादी कर ली, तो फिर जो है वो इम्पॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट। डेथ के बाद भी वो शादी तो नहीं करेगा ऑफ कोर्स। तो जो लड़की है वो एंटाइटल्ड टू sue हिम फॉर राइट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राइट। बिकॉज उसके कंडक्ट ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो इवेंट अब इम्पॉसिबल हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम। यानी अगर कोई कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कुछ करने का या ना करने का, अगर कोई स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा अगर उस पर्टिकुलर फिक्स टाइम के अंदर अंदर या उसके इमीडिएटली एक्सपायरी पे वो इवेंट हैपन नहीं होता है, या फिर उसके एक्सपायरी से पहले उसका होना इम्पॉसिबल हो जाता है। ए ने बी को प्रॉमिस करा था कि वो कुछ पैसे देगा अगर एक शिप वापस आएगी 1 साल में। अगर तो 1 साल में शिप वापस आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है, और अगर शिप 1 साल के अंदर जल जाती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। So basically, if some contract is contingent on the happening of a specified event within the fixed time, then if it happens, okay. But if it does not, then it becomes void। और या फिर अगर उसका होना भी इम्पॉसिबल हो जाता है तो भी वो void हो जाता है। डी आई होप इज क्लियर। कैन यू गो टू ई? यस मैम। ई वाला कहता है कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट डज नॉट हैपन। अगर ये शिप 1 साल में नहीं आती है तो मैं आपको पैसे दूंगी। तो ये कब आप एनफोर्स कर सकते हैं, जब या तो शिप 1 साल में ना आए या फिर 1 साल से पहले ही उसके जलने की खबर आ जाए कि अब तो वो आएगी नहीं। तो इधर वेज आपका कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है। सिमिलरली इफ देर इज अ कंटिजेंसी ऑन इन इम्पॉसिबल इवेंट, तो इस केस में contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens are void whether the impossibility is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made। this is an important point कि अगर कोई contingent agreement मैं कर रही हूँ कि अगर ये होगा तो ये करूंगी और ये नहीं होगा तो ये करूंगी, और ये होना या ना होना जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट की बात हो रही है, तो ये void है। चाहे वो इम्पॉसिबिलिटी हमें पता हो चाहे वो ना पता हो। फॉर एग्जाम्पल ए कहता है बी को कि वो उसको 1 लाख रुपीज देगा अगर सन वेस्ट से राइज करेगा, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है और इसीलिए ये वॉइड हो जाएगा।
और यहाँ पर दूसरे में भी इन्होंने वही इम्पॉसिबिलिटी बताई है जो शुरू से ही पता है सबको कि वॉइड है, कि अगर दो लाइंस के बीच में स्पेस हो, जो कि आपको पता है वो तीन कम से कम लाइंस चाहिए आपको अगर स्पेस इनक्लोज होना है, तो एक्स अगर एग्री कर रहा है कि वो 1 लाख रुपीज देगा अगर दो स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई स्पेस एनक्लोज हो जाए, तो ये एग्रीमेंट भी वॉइड है। और इसमें अगर हम बोले नॉट नोन वाले एग्जांपल्स, तो लाइक लेटर से कि मैंने बोला कि ये जो लेटर से एक हैन है मेरे पास, तो अगर वो कल अगर ये 2 अंडे देगी तो वो 2 अंडे मैं आपको बेचूंगी और आप मुझे 10 रुपए देना, और मुझे नहीं पता कि वो हैन की डेथ ही हो रखी है, तो ये मुझे नहीं पता कि वो इम्पॉसिबल है इवेंट, इन दैट केस ये वो वाला हो जाएगा जब नॉट नोन वाला। ठीक है, ऑल एग्जाम्पल्स क्लियर। यस मैम। अब इसको 2 मिनट लगा के जरा शांति से इस टेबल को रीड कीजिए और फिर डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा सा। वेजरिंग का कोई एग्जाम्पल याद है? मैम वेजरिंग का तो वो वाला एग्जांपल याद है, हॉर्स रेस का। हाँ जी, हॉर्स रेस हो गए, बेटिंग हो गए, लॉटरीज वगैरह, वो सारे वेजरिंग हो गए, राइट। मैम उसमें फिफ्थ पॉइंट, वेट, उसमें सिक्स्थ पॉइंट समझ नहीं आया। इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, यस मैम। ये एग्जैक्टली वही पॉइंट है जो भी मैंने इंश्योरेंस में लिया था, कि जैसे हम एक्सीडेंट में भी, वाला। मैं लैंग्वेज बता देती हूँ, मैं यहाँ इस फिफ्थ की और किसी कह रहे हैं? सिक्स्थ की। फिफ्थ ठीक तो आ गया है, था। ठीक है, इससे पहले कोई दिक्कत? नहीं मैम, बाकी सब मैम, और एक रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का भी। ओके, रेसिप्रोकल है कि आप ये करोगे मैं ये करूंगी, तो कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हों, जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। लाइक हमने रेसिप्रोकल प्रोमिसेस करे थे ना कि जैसे पैसे देंगे और ब्रेड लेंगे, तो वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस वाला हमने टॉपिक करा हुआ है। तो कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हों नहीं, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। शिप आएगी और मैं सामान दूंगी और आप पैसे दोगे, हो भी सकता है, और आप पैसे नहीं दोगे वाली पैसे दोगे वाला प्रोविजन नहीं भी है, तो भी कंटेंजेंट है, एज लॉन्ग एज शिप का आना कोलेटरल हो और मेन चीज ये हो कि मैंने कुछ करना है। वो बेसिकली कॉजी की कैटेगरी में चला जाएगा, पैसे तो फिर भी मिलेंगे। अभी आपका जो डाउट था वो ये था कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, विच वाज योर ऑफ, ये वाला? यस मैम, डॉक्ट्राइन ऑफ हाँ, म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन। इसको यहां से समझते हैं, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज अ गेम, लूजिंग एंड गेनिंग अलोन मैटर्स। तो वेजरिंग में हमारा मेन टारगेट ये है कि हम जीतें या हारें, हमें अगेन कुछ ऐसा नहीं देखना कि भाई इवेंट के ऊपर हमारा क्या वो है, यहाँ पर अगर एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लूज एंड गेन, यानी इसमें क्या होता है, देखो इसमें अगर एक जीतेगा एक हारेगा और यही मैटर करता है। यहां पर अगर एक जीतेगा और हो सकता है कि उससे दूसरा भी जीते, यानी कि अगर शिप आ गई, मैं आपको सामान दे रही हूँ, तो हो सकता है मुझे भी पैसे मिले, हो सकता है कि शिप आ जाए मैं सामान दे दूं पर मुझे पैसे ना मिले। बट यूजुअली हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को अगर वैलिड कैटेगरी में बनाना चाहेंगे तो हम यही करेंगे कि शिप आ गई, मैंने आपको गुड्स दे दिया और आपने पैसे दे दिए, तो ये म्यूचुअलिटी है, आप भी जीत रहे हो मैं भी जीत रही हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। और अगर शिप नहीं आएगी तो मैं भी नहीं दे पाऊंगी, ना मुझे पैसे मिलेंगे ना आपको सामान मिलेगा, तो ये वो म्यूचुअलिटी का मतलब है। मतलब यहाँ पर एक जीतेगा एक हारेगा है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक जीते एक हारे, यहाँ हो सकता है दोनों भी जीत जाए अगर सब कुछ ठीक, और दोनों ही हार जाए अगर शिप डूब गई तो। ठीक है। यस मैम। और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होते हैं, वेयर एज बेसिक एग्रीमेंट वॉइड, ये तो मस्ट राइट है आपके डिफरेंस में। और इसमें जो डेफिनेशन है वो जरूर आपको लिखनी है, ये तो आपको पहला पॉइंट तो पक्का पक्का डालना है आपको, ठीक है।
ये फर्स्ट मतलब जो बिल्कुल नहीं ओके। छोड़ने वो ये वाला और ये वाला है, फर्स्ट और थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, और लास्ट वाला ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। बाकियों में से जैसे अगर आप 5 मार्क्स में अगर एक आध कोई पॉइंट मिस करना चाहते हो या ब्लेंड करना चाहते हो 2 पॉइंट्स को, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें से एक बार ओके मैम। चलिए आप इसको टेबल को एक बार फटाफट से देख लीजिए, इस टेबल में कोई दिक्कत तो नहीं है। नो मैम। सेकंड का आंसर, सेकंड थर्ड फोर्थ का आंसर बता देना। ओके मैम। मैम सेकंड का तो वैलिड है, थर्ड का ए पार्ट है, एंड हम्म। फोर्थ में रीड कर रही हूँ। ओके। मैम इसका डी, फोर्थ का डी है वॉइड। ओके, रीजन क्या होगा अगर इससे पूछे कोई तो रीजन तो। मैम बेसिकली थर्ड के अंदर तो ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है, तो कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्सेबल होगा जब वो इवेंट हैपन हो ही जाएगा। एंड फोर्थ के अंदर जो भी ए ने प्रॉमिस किया है कि वो बी को 1 लाख रुपए देगा अगर वो तारा तोड़ के लाएगा फ्रॉम आसमान, दैट इज लाइक नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स व्हाई। यस, इम्पॉसिबिलिटी पेड कंटिंजेंट है और इम्पॉसिबिलिटी नोन एट द वेरी बिगनिंग है, ठीक है। इसके आगे इन्होंने बेसिकली कॉज ही बोला है। एक क्वेश्चन ये भी उठा लेते हैं, सेवन्थ और एट्थ। मैम सेवेंथ का डी है। राइट। मैम एट्थ का डी है। हाँ जी, कंटिंजेंट में जरूरी नहीं है, हो भी सकता है जैसे हमने बोला, और नहीं भी हो सकता, कोई बात नहीं। टेंथ का क्या बोलेंगे? मैम कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कौन? राइट। इसमें इन्होंने ज्यादातर कॉजी के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये सारे आपके कॉजी के हैं और फाइंडर ऑफ गुड्स के हैं। केस स्टडीज में ऐसा कोई नहीं डाली हुई इन्होंने। बाकी जितने आपने अभी टॉपिक करा उसके हिसाब से कर लिया, मैं कल कॉजी करा दूंगी। कल शाम को रहोगे आप अवेलेबल? मैम बेसिकली कल ना थोड़ा मेरे परसों मामा की शादी है, तो कल थोड़ा, कल फंक्शन है और परसों फंक्शन है, तो दोनों दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ओके ओके, बिकॉज आप कह रहे थे ना आफ्टर 12 आप अवेलेबल हो। अर्ली मॉर्निंग कोई यस टाइम मैम। आपके पास क्या? कल कॉलेज है आपका? मैम मैम अर्ली मॉर्निंग में बस कल नहीं है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मेरे कल 9 से 12 एग्जाम है कॉलेज का। तो कल का फिर मैं अच्छा, शादी आपके परसों है? मैम परसों आप लाइक सुबह रख सकते हो क्लास, सुबह मेरे पास कुछ काम नहीं है।